सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो दिखा रहे हैं ये है एलटी ग्रेड का सुपर मॉडल पेपर। ऐसा मॉडल पेपर जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी मदद करेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन का बिगुल बज चुका है, और बिगुल बजने से ठीक मैंने आपको 2 या 3 यानी कि अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे पहले ही बिगुल बजा दिया था यूट्यूब पर कि जीआईसी लेक्चरर का बैच में अल्टीमेट आज लूंगा ही लूंगा। तो आप शायद भांप चुके होंगे कि मुझे ये आपको जब तक ये सूचना मिलती है उससे पहले सूचना हम तक आ जाती है, ये आप नोटिस कर चुके होंगे। और मैंने इसीलिए तुरंत वीडियो भी डाली थी कि हम आपका अब महा रिवीजन क्लास क्वेश्चन के बेस पर चलाएंगे, क्योंकि हमने आपको रिवीजन तो ऑलरेडी कराया ही हुआ है और अब हम आपके क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ ये बिगुल आपका बज चुका है एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन का। जल्दी से जल्दी आप अपनी वेबसाइट पर जाकर के, यानी कि जो आपका आयोग है जिसे आप पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, उस पर जाकर के डिटेल चेक करते रहिए। वही चेक डिटेल ही वैलिड मानी जाएगी। हमारे कहने से या किसी के कहने पर मत आइएगा। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको लगातार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वाकिफ कराता चल रहा है। तो ये शुरुआत हम लोग करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो साथी भाई बहन हमारे ऐप पर हैं उनको हमारा एक बार दोबारा नमस्कार। और आप एक बार जरूर हमें कमेंट करें कौन कौन से लोग आ चुके हैं और कितने लोग जीआईसी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो जो लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो एक बार जरूर हमें बोलें कि सर हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कौन कौन एग्जामिनेशन देने जाएगा जीआईसी एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड में आप जान रहे हैं केमिस्ट्री भी है और साइंस भी है, साइंस में फिजिक्स भी है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन में करीब मैंने इसमें जीआईसी लेक्चरर के भी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, जिससे कि मुझे दो मॉडल पेपर ना सेट करना पड़े यहीं से, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर का जो लेवल है वो लेवल बहुत ही अच्छा लेवल होगा। तो यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्वेश्चंस की रेंज से आप बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की इस सीरीज के साथ में। चलो बताओ भाई। हाँ, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ी स्पीड मेंटेन रखिएगा। जब आप स्पीड मेंटेन रखेंगे तो हमें भी स्पीड मेंटेन करने में मदद मिलेगी। विच विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को अगर मैं देखता हूं तो कहां पर कम हीट न्यूट्रलाइजेशन की निकलेगी, तो जहां पर वीक एसिड और वीक बेस होगा वहीं पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम अमाउंट में निकलेगी। तो इसका ऑप्शन आप बताएंगे कि कौन सा संभव है। तो वेरी गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है कि वीक एसिड और वीक बेस यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। रविंद्र राणा, एक बार मुझसे आप फोन पर बात करिएगा, पर्सनली आपसे थोड़ी सी जरूरी बात करनी है। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप, ठीक है? आपसे जानकारी लेंगे हम आपसे कुछ। तो कल मुझे फोन करिएगा, कल किसी भी समय फोन करिएगा। तो विच विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दिलीप पांडे जी नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। दिलीप पांडे जी, आपके मित्र भी लगातार जुड़ते हैं और बड़ा सहयोग रहा है उनका हमारे लिए। और दूसरी चीज है, बड़ा अच्छे व्यक्ति भी हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे, मनीष यादव, वाई आयोडीन I2 डिजॉल्व इन KI, वाई I2 डिजॉल्व इन KI। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि ये I2 जो है KI में क्यों डिजॉल्व हो जाता है। तो पहले आंसर देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आंसर का ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आयोडीन अगर रिएक्शन करती है KI से तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसका नाम है KI3। यही तो है ना, KI3 बनने के कारण ऐसा कुछ होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ये डबल सॉल्ट तो है नहीं,
ये तो आप भी जानते हैं डबल सॉल्ट नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या दूसरा हमें कुछ मिल पाएगा? तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वेरी गुड, नाइस। तो बी ऑप्शन पर जाएं हम लोग। मर्दन सिंह जी बताइए, क्या बी ऑप्शन पर जाएं हम लोग? तो सभी साथी, जवाब आज आपको सबको देना है। अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी साथी जवाब दें। अपनी जिंदा दिली को जरूर दिखाइए मेरे सामने कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा लाश नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। ये दिखाना पड़ेगा आपको। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन फिर आपको जरूर करने चाहिए। अदरवाइज केवल देखने, स्क्रीन देखने से कुछ होने वाला है नहीं। स्क्रीन पर उंगली चलाने, स्क्रीन पर आंख चलाने से कुछ होगा। अब केवल आंख चलाओगे तो ना चल पाएगा, उंगली भी चलानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चले आते हैं। बहुत ही सुपर, हा कितना बढ़िया क्वेश्चन। द सॉल्विटी ऑफ Ag2CrO4 इन वाटर, इतना मोल द एस सॉल्बिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोइंग रिलेशन। क्या रिलेशन यहां पर निकल करके आएगा? ये बात राणा रविंद्र सिंह ने बताई है कि सर आंसर ए होगा। अब आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ये भी बताया था कि 2:1 का अगर रेशियो है, तो 2:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4s³ हो जाएगा। और 4s³ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आंसर आपका ए बिल्कुल राइट है। अनमोल यादव, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस बताएं साथियों। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन हमें बताएंगे कि सर क्वेश्चन आप बिल्कुल सिलेक्टेड लेकर के आए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेकर के आए हैं। हर पैटर्न पर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये भी निश्चित है। 100% आपको हर कैटेगरी का क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं, ई समझ में नहीं आया। ई नहीं होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 समझ में नहीं आई, ई समझ में नहीं आएगी। देखो, Ag2CrO, लग रहा है कि आपने मेहनत आभा नहीं की है हमारे साथ में। इसको जब आप तोड़ेंगे तो 2Ag पॉजिटिव बनता है और CrO4 नेगेटिव। इसका 1 मोल टूटा तो इसके 2 बने, इसका 1 बना, इसका S मोल टूटेगा तो ये 2s बनेगा और ये S बनेगा। KSP इज इक्वल टू हो जाता है, KSP इज इक्वल टू हो जाता है 2s का मतलब जो नंबर है, Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये है और 2 ये है, तो स्क्वायर इंटू s हो जाता है। तो ये 4s स्क्वायर इंटू s मतलब 4s³ हो गया। तो इसका मतलब s इज इक्वल टू क्या हुआ? KSP डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, आपका ये क्यूब रूट आ जाता है। तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल मेथड है, बहुत टिपिकल नहीं है। अब तो शायद समझ में आया होगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो अब इतनी देर में तो समझ में आ ही जाना चाहिए। केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो इतनी देर में समझ में आ ही जाना चाहिए, निश्चित आ जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि हम अब समय की मांग ये कहती है, समय की ये मांग कहती है कि क्वेश्चन स्पीड में होने चाहिए, क्वेश्चन स्पीड मेंटेन करते हुए होने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त, हा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, 14 बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग OH आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बताइए जल्दी से, फोर्थ वाले का जवाब दीजिए, फोर्थ वाले का जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए फटाफट। फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग OH आयन कंसंट्रेशन अगर 1 है, द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। दिलीप पांडे, सालू, सभी लोग जवाब दे रहे हैं कि POH 0 नहीं हो सकती है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि OH आयन कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है, अगर OH आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो ध्यान दीजिए यहां पर आपको POH वैल्यू जो आएगी, POH वैल्यू माइनस का लॉग, मनीष यादव जी, माइनस का लॉग OH आयन की कंसंट्रेशन है। और OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो अगर 1 कर दी जाए तो फिर ऑटोमेटिकली आंसर तो ये सही हो जाएगा, ये तो POH 0 ही आ जाएगी। लॉग 1 की वैल्यू अगर आप लॉग 1 माइनस लॉग ये 1 दिया है, तो लॉग 1 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 आ जाएगी। तो ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है।
बताइए मर्दन सिंह जी, इनकरेक्ट पूछा है और ये तो आ ही रहा है, ये कैसे हो जाएगा आंसर? फिर आंसर ये कैसे हो जाएगा? अब आप बी पर चले गए। अगर मैं आपसे कहूं ये बी ऑप्शन लगा रहे हो, तो ये बताओ, जब एच ओ एच आयन कंसंट्रेशन यहां पर अगर नोट कर पा रहे हो तो ठीक। अब आपने बी पर चले गए, मंजीत डी पर, अक्षरा डी पर चली गई हैं। मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा, ये बात जानिए ध्यान से, कि अगर पीएच प्लस पी ओ एच बराबर जी, पी प्लस पी ओ एच बराबर 14 कर दिया जाए और यहाँ की वैल्यू जीरो हो गई, ये पीएच वैल्यू तो आपकी जीरो आ जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? डी ही होना चाहिए। शिवानी अक्षरा, शिवानी अक्षरा, मंजीत, मंजीत इस क्वेश्चन को गंभीरता से लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकरेक्ट पार्ट कौन सा? इनकरेक्ट पार्ट यही आएगा जी, पीएच 14 ही आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब ये पीओएच आपकी ऑलरेडी जीरो हो गई तो पीएच तो 14 आनी ही निश्चित है भाई। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 जब होता है और ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई तो पीएच भी 14 और पीओएच अगर आप निकालोगे तो वो भी 14 ही आएगी। ठीक, तो फिर आंसर डी ही हमारा राइट आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडल पेपर सुपर ढूंढ करके लाया हूं आपके लिए, खुद मॉडल पेपर बनाने में बहुत मेहनत की इस मॉडल पेपर को बनाने में, और क्वेश्चन ऐसे नहीं मिले तो ऐसे ही तो मिल ही जाएंगे, ये निश्चित है। ये नहीं मिले तो ऐसे तो मिल ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर विल बी बेसिक। कौन सा सॉल्यूशन वाटर में बेसिक होगा? मंजीत, रविंद्र, आप बता रहे हैं डी। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यही सॉल्यूशन बेसिक होगा। कारण क्या है जान लो, कारण क्या है जान लो, क्योंकि यहाँ पर CH3COOH वीक एसिड बनेगा और इसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस के कारण ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। है ना? क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट है। जीआईसी लेक्चरर में आपका मदद मिलेगा, 100% मदद मिलेगा। सोनाली, शिवानी, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? मेरी नहीं आ रही है तो अगर आप जीआईसी लेक्चरर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपकी बहुत मदद करेगा, ये निश्चित है, निश्चित है। भले ही आप सिलेक्शन के बाद हमें भूल जाएं, वो अलग बात है, क्योंकि आप भी बन जाएंगे टीचर हमारी तरह, सोचेंगे अरे यार अनुसर तो मेरे ही बराबर है, अब क्या यार इनसे बात करना क्यों। चलिए खैर, ये तो समय बताएगा। बहुत सारे लोगों को हो जाता है ऐसा कि सिलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विच वन ऑपरेट इन द मोस्ट बेसिक पीएच रेंज। ठीक है, तो यहां पर अमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विच वन ऑपरेट्स द मोस्ट बेसिक पीएच रेंजेस। बताइएगा, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स वाले का अगर आप जवाब देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। पीएच अगर बेसिक रेंज में जा रही है तो आप कहां पर आंसर लगाएंगे? बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वाइन करिए इस क्लास को, मजा आएगा आज। अक्षरा, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने बैचेस में एक बार मैसेज डाल दीजिए कि सर की सुपर क्लास चल रही, सभी लोग ज्वाइन कर लें। बहुत ही मस्त। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। अमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विच वन ऑपरेट मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन है, तो फिनोफ्थलीन ही आंसर आएगा, यही बेस में काम करता है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। हम आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके जज्बात हम जान रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक है। मंजीत, वेरी गुड। अगर आप नहीं भूलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन 90% लोग भूल जाते हैं। H2O इज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दिस। फिर उनसे कहिए कि जरा एक बार जरा बात कर ली, तो मालूम क्या कहते हैं, अरे सर अभी थोड़ा समय नहीं मेरे पास। H2 इज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दिस। बताइए।
सातवें का जवाब मैं चाह रहा हूं, H2 इज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दिस। क्या मतलब इसका समझ पाए? रविंद्र क्यों लगाया आपने डी ऑप्शन? रविंद्र ऑप्शन डी क्यों लगाया आपने? आंसर आपका बिल्कुल सही है दिलीप पांडे, आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन व्हाई यू यूज्ड डी ऑप्शन? आपने बता तो मैं शिवानी सभी रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं? देखिए, H2O इज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दिस, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर। अगर मैं इसकी पीएच वैल्यू नोट करूं, इसकी पीएच वैल्यू नोट करूं, तो इसका मतलब है इसकी पीएच वैल्यू वाटर है ना में चेंज हो जाएगी, यानी इसकी पीएच वैल्यू जो है वाटर में चेंज हो जाएगी ड्यू टू, अगर मैं रीजन की बात करूं तो ड्यू टू जो है वो डिसोसिएशन, इसका जो डिसोसिएशन है वो जब होगा तो ये वीक एसिड है, जितना ज्यादा इसकी डाइल्यूशन बढ़ाई जाएगी उतना ही ज्यादा अपना करेक्टर ये शो करेगा। बाकी का फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, लेकिन ये डिफरेंट आ जाए। अब वाटर बढ़ाते चले जाओगे, मोर इज द डाइल्यूशन मोर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ा है आपने मंजीत? पढ़ा है। ये वीक एसिड है, जितना वाटर बढ़ाओगे उतना ही मैदान जंग में लड़ने के लिए ये तैयार रहेगा, और उसी के साथ साथ आपको ये बताएगा कि ये ताकतवर है। जी, समझ गए ना मेरी बात? दिस इज नॉट ए लुइस एसिड, इसमें लुइस एसिड नहीं है। कौन सा नहीं है? वाह हा हा, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। 8 और 9 दोनों जबरदस्त क्वेश्चन है मंजीत। 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 8 और 9 की अगर आप बात करें तो 8वां, दिस इज नॉट ए लुइस एसिड, इसमें कौन लुइस एसिड नहीं है? ओ देखो राणा रविंद्र सिंह, आज आप मैदान जंग में उतरे हैं, मैं आपको बताऊंगा दिस इज लुइस एसिड, दिस इज लुइस एसिड हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर जेड एंड डाई पॉजिटिव, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बट ये नहीं करता, नॉट एक्सेप्ट। CO इज नॉट बेस। पहली बात तो राना आपको मैं ये बता दूं, इट इज नॉट ए बेस। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल में गिना जाता है, ये न्यूट्रल में गिना जाता है, लेकिन न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर। ध्यान दो, इट डज नॉट, इट डज नॉट एक्सेप्ट, लुइस की बात हो रही, इट डज नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आया ना समझ में? जब इलेक्ट्रॉन पेयर कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है तो फिर लुइस एसिड कैसे हो जाएगा? ये बाकी सब एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी सब एक्सेप्ट कर लेंगे। SO3 तो लुइस एसिड गिना ही जाता है भाई। हाँ, वो अटैचमेंट अलग है, उसका न्यूट्रल नेचर अलग है, वो नेचर है, वो अलग बात है, वो न्यूट्रल लिगेंड की वजह से है ना, लिगेंड से मतलब नहीं है। ये एक्सेप्ट कैसे, ये लोन पे डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? बताओ रविंद्र, बताओ। लिगेंड तो है ना से मतलब तो डोनेट हुआ ना, फिर अगर ये लिगेंड है तो ये डोनेट करेगा ना, फिर ये एक्सेप्ट कैसे करेगा? फिर ये एक्सेप्ट कहां कर पाएगा ये बताओ पहले। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये डोनेट करेगा, एक्सेप्ट कहां करेगा? लिगेंड है ना, आपने कहा लिगेंड है, आप ही की बात बोल रहा हूं, आपने कहा लिगेंड है तो ये डोनेट करेगा ना, एक्सेप्ट कैसे करेगा? और लुइस एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? बिल्कुल साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में आया, लुइस एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, ये तो डोनेट कर रहा है।
यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं यार भाई। CO इज लिगेंड, और लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, पेयर को डोनेट करते हैं। बैक बॉन्डिंग यहां नहीं बात आएगी। बैक एंड डी ऑर्बिटल होती तो ये एक्सेप्ट कर लेते ना। अरे बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है प्रभांशु, तभी तो एक्सेप्ट, अगर होती तो एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ये तो एक्सेप्ट कर लेते। आप खुद ही लिख रहे हो बैक एंड ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर अरे तो फिर तो ये एक्सेप्ट कर लेते। क्वेश्चन आज आप हिलेंगे, आप निश्चित तौर से लगेंगे सरल, लेकिन ये सरल है नहीं। क्वेश्चन सरल नहीं है, समझ गए रविंदर? आज चूक हो रही है, आज गलतियां हो रही हैं, दिख रही हैं। अब चाहे आप मानो या ना मानो, अब तक आप 8 क्वेश्चन में से 2 3 गलत कर चुके हैं, लगभग 2 या 3 गलत हो चुके हैं। क्योंकि समस्या है कि गलती मानना, पिछली बार भी एक सज्जन थे हमारे इसी बैच में हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन गलत हुए, लेकिन आखिर में जब पूछा कितने गलत, तो बोले सर 1 गलत हुआ है। 5 गलत थे, बोले सर 1 हुआ है। तो गलती एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है टीचर के लिए, खासकर अगर टीचर कहेगा मैं गलत हो गया हूं तो दर्द बहुत होगा उसे। सबसे बड़ी बात दुनिया में तो यही कि गलती एक्सेप्ट करना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सही से पढ़ो, खेल नहीं होगा मंजीत, नहीं होगा, सही से पढ़ो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl NaCl एंड KCl इज, सही से पढ़िए साहब, गलती नहीं होगी आपसे। बिल्कुल यही सही, बिल्कुल सही। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, इंक्रीज करती है। और जब ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करेगी तो ऊपर से नीचे का पैटर्न तो यही है। अक्षरा बिल्कुल सही, नाइस, गुड गर्ल। तो लगभग बाकी लोग शांति से सुन रहे हैं, हमें लग रहा है जिन्हें GIC का पेपर देना है और वो भी शांति से सुन रहे हैं। तो सुनिए मत, इस समय उछलिए कूदिए, जवाब दीजिए, गलत दीजिए, सही दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग सॉल्व करिएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल, हाँ, मोर आयनिक मोर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्व करके हमें भेजिएगा आंसर, इसमें हम समय नहीं गंवाना चाहते अपना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी चलेगी मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। आप इसे निकाल लीजिएगा, नोट कर लीजिए, दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, या मैं आपको फोटो भेजे दे रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप में फोटो भेजे दे रहा हूँ, आप दोनों क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके हमें भेजिएगा। ठीक है, फटाफट मैं अभी भेजे दे रहा हूँ आप, क्योंकि इनमें समय में नहीं गंवाना, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, टफ नहीं, सरल हैं और ये कर सकते हो आप, इनमें कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। मैं फोटो भेज दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट का समय दो बस। उद्देश्य बैच, GIC अल्टीग्रेड, टारगेट बैच, इन सब में मैं जो क्वेश्चन का आंसर जो है आपको भेजना है जी, आप इसको फटाक से हमें सॉल्व करके भेज दीजिए। मैंने आपको भेज दिया, देखिएगा जो आंसर वो भेजिएगा सॉल्व करके बाद में, ठीक है जी। चलो आप निकालेंगे आंसर, आंसर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बुद्धिमत्ता, इसमें 900 ग्राम वाटर है, इतने एसीटोन है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट से, हाँ हाँ भेज देंगे ना, ठीक, क्योंकि इसमें समय नहीं गंवाना है। आंसर आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर मैं निकालना पड़ेगा, अभी मैंने निकाला भी नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर जी, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसलिए नहीं डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना है क्वेश्चंस पर। अब देखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज, ये 6 ग्राम आपने ले लिया, वाटर ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट इतना ले लिया, तो ये भी सिंपल है, मॉलिकुलर वेट निकालना है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M2, सॉरी W2, यहाँ पर W2 रख लीजिएगा, W2 इंटू 1000 अपॉन
M2 इंटू W1, ये वाला फार्मूला लगेगा। हाँ, इसको भी मैं भेजे दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं भेजे दे रहा हूँ और आप इसे आराम से करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा आंसर। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, इनको भेजिएगा जरूर क्योंकि इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये हो जाएगा ना। चलिए मैं ये भी भेज देता हूँ आपको, अभी इसको भी भेज देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन में आपको ये दोबारा इनकी स्क्रीन भेज देता हूँ। तो 11, 12 ये सब भेजिएगा, ठीक है? भेजेंगे ना? नहीं भेजेंगे? यस और नो का जवाब दीजिए। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बोले। ये ना समझना कि करना नहीं, करना है, हर कीमत पर करना है, जरूर करना है, ठीक है? इनको आप भेजिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, पहुंचेगा ग्रुप में, अभी मैंने भेज दिया, नेट ऑफ है, अभी पहुंच जाएगा। ठीक। जो लोग भेजेंगे समझ लो ईश्वर उनके ऊपर दया करेगा। 100 दया का मतलब है कि दया के पात्र आप नहीं है, लेकिन हाँ, दया के पात्र का मतलब आप कोई ऐसे नहीं दया, आप मेहनत करके अपना चीज को अचीव करेंगे, वो दया की बात कर रहा हूँ। ऐसे मत समझना कि दया के पात्र नहीं तो अनुसार कहीं कुछ क्या कहना है, ऐसा नहीं। दया का मतलब होता है आप खुद नॉलेजफुल है ना, इसका मीनिंग दूसरा है, कहीं दूसरे मीनिंग से जोड़ दो, आप कहोगे अरे सर ये क्या करें ना, वो मेरा मीनिंग नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं बताइए? 14 वाले का जवाब देंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है 14 वाला, जल्दी जवाब देंगे आप 14 वाले का, है ना? ये इसको इधर लिख लीजिए, एरो के इधर लिख लीजिए, एरो के इधर लेफ्ट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहां पर CO प्लस 2H2 प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है आपको, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मिला दीजिए, इसको प्रोडक्ट, यहाँ वाटर गैस जब यहां से पास की जाती है यहां क्या बनेगा, दिस इज द क्वेश्चन। यस, मिथेनॉल बनेगा। वेरी गुड, नाइस रविंद्र जी, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया, यहाँ मिथेनॉल बनेगा। अपनी पीठ एक बार दीवार में मार लो 2-3 बार, थपथपा लो 2-3 बार, और आज कल मुझसे बात जरूर करना ध्यान से। आंसर आएगा यहाँ पर डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बहुत शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक, चलिए रविंद्र ये बताइएगा, 15 वाला क्वेश्चन आप बताएंगे। रविंद्र बता, मर्दन सिंह जी बताइए। Addition of 1-2% ethyl alcohol is mixed with CHCl3 and during its storage its function is, बताओ किसकी तरह? बहुत सुंदर, 15वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसकी तरह एक्ट करता है? अगर एडिशन ऑफ एक, ये तो आपने पढ़ा होगा जब NCERT पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं तब ये पढ़ाया जाता है कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। करता है नहीं करता है? जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगर मान लो न मिलाया जाए तो क्या बन जाता है? फॉर्जीन बन जाती है। बिल्कुल सही बात है प्रभांशु, यू आर राइट, 100% राइट, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिलेंगे। जी जी जी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 16th क्वेश्चन पर चले आइए। इन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय KMnO4 और H2SO4 मिलाया, तो यहाँ पर KMnO4 H2SO4 द फॉलोइंग एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। यहाँ ऑटो कैटलिस्ट कौन सा है, कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बताएंगे आप इसमें कौन ऑटो कैटलिस्ट है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोनों रिएक्शन करते हैं तो MnSO4 बन जाता है, और MnSO4 का मतलब हुआ Mn डाई पॉजिटिव। तो जवाब आपका शिवानी त्यागी
क्या आना चाहिए? जितने भी साथी हैं सभी लोग जवाब दीजिए। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जवाब देंगे, और जब सब लोग जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा। ये सब चीजें इन्वॉल्व होती चली जाएंगी आपके इस एग्जामिनेशन के साथ में। तो साथियों, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, जुड़िए हमारे साथ में और बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश आप जरूर करिए। जी, बिल्कुल सही, एसएस यादव जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पर चले आइए। हम यहाँ न्यूमेरिकल डिस्कशन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जनरली ईस्ट इज नॉट इट्स सोर्स, इज नॉट इट्स सोर्स। बताइए 17वें का जवाब आपसे मैं चाहता हूं कि 17वें का जवाब आप क्या देंगे, बताइए। माल्टेज जो है, यानी इनवर्टेज जो है ईस्ट से मिलता है, इनवर्टेज ईस्ट से मिलता है। जाइमेज भी ईस्ट से मिलता है, माल्टेज भी, डायस्टेज नहीं मिलता है ना ईस्ट से। ये होना चाहिए। सी ऑप्शन को चेक करिए आप, अक्षरा सी ऑप्शन को चेक करिए 17 का, सी ऑप्शन चेक करिए। मर्दन सिंह जी, आपको डी लग रहा है, माल्टेज, जाइमेज, इनवर्टेज, डायस्टेज। एक बार आप सी को चेक करके मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चेक दिस आंसर, यानी कि आप इसको देखिएगा एक बार, इसका आंसर चेक करके मुझे भेजिएगा, आंसर भेजिएगा। ठीक है। न प्रभांशु, कौन ईस्ट नहीं बनाता, न न न, कौन ईस्ट से नहीं बनता है, उल्टा आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, आपकी बात को मैं बता रहा हूं रविंद्र, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सी चीज ईस्ट से नहीं बन, ईस्ट इज नॉट इट्स सोर्स, यानी ईस्ट से इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं बनता है, ये पूछना चाह रहा है। तो आप एक बार इसको चेक करके हमें भेजिएगा, ठीक है, भेजेंगे। देखो, कुछ होमवर्क इसलिए मैं दे रहा हूं जिससे कि आप क्वेश्चंस को करें, और यहाँ पर न्यूमेरिकल बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इसके बहाने कम से कम कुछ समय निकालेंगे पेन कॉपी भरना। मुझे क्या, मैं भी सॉल्व करूंगा आपके साथ में, ज्यादा 2 की जगह 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा, आपके हाथ भी चलेंगे, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर फिलहाल ये क्वेश्चन भेजने का नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया हुआ है, और यूज ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट बाय 10 टाइम्स इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो 18 वाले का जवाब रह जाएगा, आप बताएंगे। मर्दन सिंह जी लिख रहे हैं स्टार्च में डायस्टेज एंजाइम बनता है, ना कि सुक्रोज में। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात ये कर रहा हूं कि ईस्ट जो है वो किसका सोर्स नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूं, और कोई बात नहीं कर रहा हूं। बताइए, इसका जवाब दीजिए। 18 वाले का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही, 18 वाले का जवाब दीजिए। सी है ना, ठीक, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, सी बिल्कुल राइट है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन याद होगा तभी होगा। द लोअर लिमिट साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल टू द कोलाइडल सॉल्यूशन, 19 वाले का जवाब देंगे। 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम की रेंज रहती है। द लोअर लिमिट साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल टू बी द कोलाइडल इज, बिल्कुल सही है, यही होगा, बिल्कुल राइट आपने जवाब दिया है, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप, बहुत सुपर, वेरी गुड।
मिल्क इसमें से क्या है? सबको पता है व्हाट इज मिल्क? बोले व्हाट इज मिल्क? मिल्क एक इमल्सन है। बिल्कुल सही है, 100% राइट है। मिल्क एक प्रकार का इमल्सन है। अब हमें ये बताइए अक्षरा कि मिल्क किसका इमल्सन है? ऑयल इन वाटर टाइप है, ऑयल इन वाटर टाइप है, या वाटर इन ऑयल टाइप है? ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप? यानी वेरी गुड, शाबाश, ऑयल इन वाटर टाइप, बहुत सुपर। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरिवर्सिबल कोलॉइड। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इन इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल कोलॉइड। यानी कौन सा पानी में अगर डाल दें तो फिर इरिवर्सिबल कोलॉइड बनता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्टार्च ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये गम वाला भी रिवर्सिबल है दिलीप पांडे, ये भी रिवर्सिबल है, और लास्ट में आपका ये इरिवर्सिबल है, ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है, यानी ये केमिकल रिएक्शन के लायोफोबिक कहलाता है, लायोफोबिक कहलाता है। याद आया कुछ आपको? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल माना जाता है, और लायोफोबिक एक बार अगर मिल गए फिर दोबारा वापसी नहीं देते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिए। 22 वाले का ये लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है दिलीप पांडे जी, वेरी गुड दिलीप। और क्या हाल चाल है दिलीप यार? सही है सब। पर्पल ऑफ कैसियस बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 22वां। पर्पल ऑफ कैसियस कंसिस्ट बताइए, पर्पल ऑफ कैसियस पूछा जाता है। 22वें का जवाब दें आप लोग। पर्पल ऑफ कैसियस कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका? गोल्ड का होता है। किस में होता है पता है आपको? किस में होता है? पर्पल ऑफ कैसियस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन किसका किस में होता है ये बताइए बस। जवाब आपका ठीक है, आंसर आपका राइट है, लेकिन किसका किस में होता है इतना बताइए। गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन किस में बनेगा कि उसे पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं? ना मर्दन सिंह जी, यही क्वेश्चन तो अगर आ गया कि पर्पल ऑफ कैसियस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इन, अब बताइए क्या आएगा? भागिए मत आगे, आगे मत भागिए, नहीं अक्षरा नहीं, नहीं जल्दीबाजी नहीं, सोच करके बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी, जवाब अक्षरा का बिल्कुल, कोशिश अच्छी की है अक्षरा ने, कि पर्पल ऑफ कैसियस जो होता है वो या तो वाटर में बनेगा या SnCl2 में बनेगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने कोशिश ये की, या तो आप वाटर बोलते, ठीक है वाटर बोलते, या फिर SnCl2 बोलते, दोनों बातें आपके लिए ठीक थी। जी राइट, बहुत वेरी सुपर, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है। 23rd पर चले आइए। 23rd, 23rd, H2S is used with fresh precipitate of AS2
S3 एज, बताइए 23rd का जवाब देंगे आप, 23rd। H2S बिल्कुल सही जवाब दिया है रविंद्र, बिल्कुल राइट जवाब दिया है आपने कि H2S जो है जब हम यूज करते हैं फ्रेश AS2S3 में तो पेप्टाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट होता क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट, बताइए व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट, व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट, जल्दी बोलिए, कौन बोलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मेरा क्वेश्चन है। पेप्टाइजिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, यानी वो केमिकल सब्सटेंस जब किसी दूसरे में मिलाया जाए तो वो उसको क्या कर दे, प्रेसिपिटेट बना दे, उसका फॉर्मेशन आप प्रेसिपिटेट कर दे। और कोआगुलेशन और पेप्टाइजिंग, पेप्टाइजेशन में क्या डिफरेंस है, बोलिए। कोआगुलेशन और पेप्टाइजेशन में क्या डिफरेंस है फिर, इसीलिए मैं आपको इधर उधर लेके चल रहा हूं। व्हाट इज जो आपका पेप्टाइजेशन है और एक होता है, हाँ, एक टर्म है कोआगुलेशन, कोएगुलेशन, और आपने जो आंसर दिया ना उसी की वजह से मैं पूछ रहा हूं, कोएगुलेशन और एक है पेप्टाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी फॉर्म होता है, यहां पीपीटी टू कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, यही डिफरेंस है, समझ रहे ना। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कोलाइड आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये बड़ा पार्टिकल है, ये बड़ा पार्टिकल है, इसको ब्रेक कर दिया ऐसे करके तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, इसको हमने, यानी ये प्रेसिपिटेट था और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। यहाँ उल्टा था तो आपने जवाब उल्टा दिया था, ये बात ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं लगातार व्हाट इज पेप्टाइजेशन, व्हाट इज कोलाइड जोर दे रहा था कि आप वहां तक पहुंचे। लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे थे। अब हाँ, अब आए ना, पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट टू कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यस ये अब आए आप सही जगह पे बिल्कुल। अब राइट आपने आंसर दिया है, परफेक्ट आंसर अब दिया है आप। चलिए 24th वाला पढ़िए। न्यूमेरिकल मैं सब आपको सॉल्यूशन के लिए दूंगा, बाकी मैं करा ही रहा हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी बताइए। बोलिए फटाफट। इन दोनों को 24 हो गया, 24 वाला बताइए, 24 वाला बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, 24 वाले का जवाब दें। सी, ब्राउनियन मोशन, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। द डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी दे रखी है वैल्यू, और हीट ऑफ रिएक्शन ये है क्या होगी, तो आप इसको सॉल्यूशन करके मुझे भेजेंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर जगमोहन जी। इस इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप 24 और 25 और 26 का हमें भेजेंगे। ठीक है, भेजें इनको, इनका फोटो खींच के भेजता हूं मैं। आप मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा, मतलब ये ना समझना कि सर ने सॉल्व नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, दिस इज नॉट ए वे, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा आपका, ये अच्छा तरीका नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं। अगर आप नहीं भेजे, लेतलाली की, आलसीपन किया, तो फिर हम सोच लेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में और सिलेक्शन दोनों में। तो आपको ये फोटो में भेज रहा हूं अभी, हाथ के हाथ। हाँ, तुम क्या कहते हैं, तुंत दान महाकल्याण, ऐसे बोलते नहीं बोलते, तुंत दान महाकल्याण।
1 2 3 देखिए ग्रुप में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, मैं भेज रहा हूं सबको ग्रुप में, देखिए पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं आंसर करके भेजूंगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पहले आपकी। तलवार आप चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, चला पाएंगे तो हाथ पकड़ के चलवा दूंगा। विच वन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है बताइए, वाई। ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, इस पर डिस्कस करूंगा, जवाब देना। मुंह अगर बंद रखा तो समझ लूंगा कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती है। विच वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने जवाब दिया यूरिया, वेरी गुड, शाबाश, आपने जवाब बिल्कुल परफेक्ट दिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वाई दिस नॉट, वाई, इस पर वाई लगाया, इस पर वाई लगाया और इस पर भी वाई लगाया, ये क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, ये रिमेनिंग क्यों नहीं है? दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बोला, वाई रिमेनिंग आर नॉट ऑर्गेनिक, ये दूसरे वाले ऑर्गेनिक क्यों नहीं कंसीडर किए जा रहे हैं? जो जवाब बेस्ट दे देगा मैं समझ लूंगा कि केमिस्ट्री पढ़ी है। ये तो सही है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है रविंद्र, मैं ये पूछना चाहता हूं कि YH2CO3 HCN CS2 आर नॉट ऑर्गेनिक। मेरा क्वेश्चन समझो, ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? इनऑर्गेनिक तो है, वो तो मैं भी जान रहा हूं, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरा क्वेश्चन ये है कि YH2CO3, ध्यान से फिर सुनो, ठीक है ना, YH2CO3, ठीक है, YH2CO3 इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया कैन नॉट आयनाइज। आंसर मजा नहीं दे रहा है, आंसर मजा नहीं दे रहा है। चलो ठीक, अब देखो एक्चुअल में आपसे बात करना चाह रहा हूं यहां पर अगर मैं H2CO3 का, प्रभांशु देखो, अगर हम लोग इसे H2CO3 को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2H पॉजिटिव आयन में और CO3 डाई नेगेटिव आयन में, ठीक। तो कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि अब अगर HCN ले लें तो HCN को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयन में और CN नेगेटिव आयन में टूट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ कार्बन, और अगर कार्बन देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो नो, यानी कि सिंपल सी बात है कि नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। बात आपकी मर्दन सिंह सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें कि इस तरीके से हम CO3 बनाते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमने ये H लिया,
H2CO3 है ना, तो H2CO3 जब भी हम बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ से टूट जा रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा ये आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है मतलब ये कार्बन को रिलीज कर दे रहा है, कार्बन को छोड़ दे रहा है, कार्बन कार्बन को रिलीज कर दे रहा है, और कार्बन को जो कंपाउंड रिलीज कर दे रहा है तो मतलब वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, कार्बन कंटेनिंग नहीं है। फिर मेरी सिंपल लैंग्वेज में सुनो, जो कार्बन को रिलीज कर दे रहा है वो कार्बन कंटेनिंग है ही नहीं, और जब कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो फिर उसको हम लोग ऑर्गेनिक में काउंट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रीजन, बात समझिए। और ये भी कार्बन को रिलीज नहीं कर पा रहा, ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो कार्बन तो रखता है लेकिन इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की कंडीशन नहीं है। ठीक, तो सिंपल ही है, आयनिक होने के कारण ऐसा इसके अंदर हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कार्बन सोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन सोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी सेंस, बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं आज के, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने के साथ साथ ट्रिकी क्वेश्चन भी है, इजी होने के साथ साथ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमारी ये क्लास 2-3 दिन लगातार ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें हम लगातार आपको स्पेशल क्वेश्चंस जरूर कराएंगे। कार्बन सोर्स कैटिनेशन सिंस इट्स वैलेंसी इज 4, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज हाई। जल्दी बताइए, 28 में का जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप देंगे? बी है, बिल्कुल सही है। कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी हाई है, कैटिनेशन वैलेंसी 4 है, वो तो ठीक है, लेकिन मेन रीजन है जब तक कार्बन कार्बन के बॉन्ड एनर्जी हाई नहीं होगी तब तक एक कंडीशन पैदा नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन दिलीप पांडे, हरिओम श्रीवास्तव जी, बाकी सभी भाई बहन जो भी हमारे ऐप पर हैं, बताएं आज की क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन इजी है ये बताएंगे आप, बाकी लोग की दम निकल चुकी है, इसमें से बहुत सारे लोगों की दम फूल चुकी है, वो सरेंडर कर दिए हैं कि यार छोड़ो यार, इतने बेइज्जती हो रही है अब तो। द फॉलोइंग कैन बी प्यूरिफाइड बाय द सब्लिमेशन, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग दम तोड़ दिए हैं, आप जान रहे हैं कि बहुत सारे लोग दम तोड़ दिए हैं, मैं देख रहा हूं कि कम से कम 10 लोग दम तोड़ चुके हैं अब तक। बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्यूरिफाइड बाय सिंपल सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किसका हो सकता है? तो आप जानते हैं बेंजोइक एसिड जो है उसको सब्लिमेट किया जा सकता है, सी एनिलीन सब्लिमेट नहीं होता है, एनिलीन रविंद्र सब्लिमेट नहीं हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, बेंजोइक एसिड। 29 वाले को एक बार और चेक कर लीजिए, अगर हीट करें तो डायरेक्टली ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये नहीं होता है, एनिलीन ये सब नहीं होते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अरे ऑक्सैलिक बेंजोइक एसिड तो देखा भी होगा आपने, सिंपल है बेंजोइक एसिड, रख दीजिए, धीरे 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 इसमें से अलग हो जाए, इंप्योरिटीज अलग हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली, यानी कि द फॉलोइंग कैन बी प्यूरिफाइड बाय इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, सीधा गैस बनाता है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मंजीत, बेंजोइक एसिड को जब गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट हो जा रहा है, इस वजह से ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। What was the first chromatographic material used in the, बताओ कि क्या लिखा है, पहचान पाए? पहचान पाए क्या लिखा है? अगर ये पहचान लिए तो समझ लो आंसर दे दिया, बस यही खेल है। क्या है ये बताओ, टीएस विट क्या है?
टीएस वेट क्या है, जिसे टेस्ट वेट भी बोलते हैं? टेस्ट वेट, व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तुक्का ना लगाओ, सही से बताओ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? मंजीत, शाबाश, कोशिश करिए। प्रभांशु, दिलीप, कोशिश करिए, कोशिश। नो आइडिया। इस साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट का नेम है। क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल इन्वेंटर, जो जिसने क्रोमेटोग्राफी खोजी थी, उस वैज्ञानिक का नाम है, लिख लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफी वॉज डिस्कवर्ड बाई टीसेट। ठीक है, टिसवेट याद रखो, ध्यान रहेगा। टिसवेट याद रखिए, ध्यान रहेगा। वैसे कुछ लोग टी साइलेंट है, स्विट बोलते हैं इसे, स्विट बोलते हैं, लेकिन आप टी टीएस वेट याद रखिएगा। टीएस वेट तो स्पेलिंग गलत नहीं होगी। वैसे इसे स्विट बोला जाता है, लेकिन टी साइलेंट मत बोलिए। आपको याद करने के लिए, टीएस वेट इस साइंटिस्ट का नाम है। सही है, स्विट इन टी शर्ट याद कर लो। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, आंसर अब मैं बता दे रहा हूं। आंसर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। बिल्कुल शेष मुनि जी, आपने आंसर बहुत देर में दिया। हो सकता है आपने कोशिश करी हो कि लाओ जब तक ढूंढ लें, जब तक सर डिस्कशन कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने कोशिश की है ढूंढने में। व्हाट वाज द फर्स्ट क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल? तो पहले, सबसे पहले 19 के आसपास जो है, 1900 के आसपास जो है, वो टिसवेट ने जो है, वो इस कंपाउंड को जब यूज किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्रोमेटोग्राफी में यही फिल किया था। और साथ ही साथ एक चीज और भी बता दे रहा हूँ आपको, उन्होंने क्लोरोफिल्स को सेपरेट किया था। ये भी जानकारी दे दे रहा हूँ आपको, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी है सिलेबस में, क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। द स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज इन टीएलसी, बताइए। 31, 31 का जवाब दीजिए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड इन लिक्विड होती है। वेरी गुड। अरे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड इन लिक्विड कहां होती है? बी होगा ना, सॉलिड इन लिक्विड होती है भाई। मर्दन सिंह जी, ठीक है। मंजीत, रविंद्र, सॉलिड एंड लिक्विड होती है यार, मैंने तो ये पढ़ा है। आप जरा एक बार बताइएगा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अगर आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज जो होती है वो सॉलिड होती है, और मोबाइल फेज लिक्विड होती है। मैंने तो यही पढ़ा है। अब आपने अगर लिक्विड इन लिक्विड पढ़ा है, तो भाई मैं नहीं बता सकता आपको। मैंने तो यही पढ़ा है कि सॉलिड इन लिक्विड होता है टीएलसी में। लेसिग्ने टेस्ट इज नॉट यूज फॉर टेस्टिंग इट्स प्रेजेंस, बताओ किसकी प्रेजेंस में यूज नहीं होता है? 32 बताइए। थर्टी टू बताइए। 32 फॉस्फोरस में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर।
व्हाट इज वुड स्प्रिट? वुड स्प्रिट क्या है? मिथेनॉल को बोलते हैं क्या? 33, मिथेनॉल को वुड स्प्रिट बोलते हैं। वुड स्प्रिट किसे कहते हैं बताइए? मिथेनॉल, वेरी गुड। नेक्स्ट 34 वाले का जवाब दीजिए। थर्टी फोर का बी हो गया, शाबाश, बहुत सुंदर। जी, 34 का अभी आपने बी दिया जगमोहन जी, अभी ए दे रहे हो यार। कोशिश कर लो, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। आप बड़ा सरल क्वेश्चन पर फंसे हैं ना, इसलिए मैं रुक गया हूं। एल्केनोल्स, एल्केनल सब आपने ट्राई मार दिया सर, ए ही होगा पक्का 34 वाले में। अच्छा सर, इसको हम चेक करें एक बार। ए होगा एल्केनल। चलो मैं एक काम ये करता हूं कि इसको ट्राई मार लेता हूं। अगर सी, हाँ 100% पक्का नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा मत होइए, कोई बात नहीं। CH3, CH2, CHO अगर मैंने ले लिया, मान लेते हैं, तो N का नंबर अगर मान लो आपने लिया है ए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो ए तो एल्केनल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड में लगा के देखिए फार्मूला एक बार, लगेगा एल्डिहाइड में। आपने बोला सर ए 100% होगा, तो कोई बात नहीं, लगा करके देखिए। सी होगा ना। एल्केनॉल्स को देखें, एल्केनॉल्स चेक करिए, इसको चेक करिए आप लोग, इसका एक एग्जांपल लगाइए एल्केनॉल का, C2H5OH। यस, ठीक है, डन हो गया ना, डन हो गया ना। यस, दिस इज द मिस्टेक। जी, अब आए आप सही, एल्केनॉल होगा, बिल्कुल राइट, शाबाश, सुपर। क्वेश्चन अच्छा लगा, कंफ्यूजन क्रिएट किया ना इस क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने क्रिएट किया ना कंफ्यूजन। मैं कह रहा हूं कि ना बहुत सारी गलतियां ऐसी पेपर में होती हैं जो नहीं चाहते हैं, फिर भी होती हैं, और आप मेरी बात को मानते नहीं, आपको लगता है नहीं। हम्म, बहुत सारी अनचाही गलतियां होती हैं पेपर में। जी, द नंबर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड विद एन सिमेट्रिकल कार्बन एटम, बताइए। इसमें तो सिंपल है 35 वाले में, 35 वाले में सिंपल है, 2 raised to the power n, यही फार्मूला लगता है और यही लगाया जाता है।
35A। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर जी। कुछ चीजें पर जरा थोड़ा सा सोचिए, कि गंभीरता से सोचिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहता हूँ, थोड़ी सी बताइएगा, अपना व्यू दीजिएगा, नजरिया क्या है। अगर मैं जो लिख रहा हूं सेंटेंस, अगर कॉमन क्वेश्चन गलत हो जाए तो रैंक ज्यादा गिरेगी। कॉमन क्वेश्चन गलत गलत होने पर रैंक ज्यादा गिरेगी या कठिन क्वेश्चन के गलत होने पर आंसर क्या आएगा? बताइए, आंसर इसका क्या आएगा? अगर कॉमन क्वेश्चन गलत होने पर रैंक ज्यादा गिरेगी या कठिन क्वेश्चन, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत मैंने महत्वपूर्ण बात बताई है आपको। ये असर बहुत बड़ा असर है, छोटा मोटा असर नहीं है। 3.4 नंबर बहुत होते हैं यूपी पीजीटी के लिए। छत्तीसवें का जवाब दीजिएगा। दिस ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। बताइए, दिस ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, कौन सा ग्रुप इसमें प्लस आई इफेक्ट शो करेगा? जिन भाई बहनों को अपनी बुक जो है हैंड रिटन नोट बुक करानी है, तो आप अभी करा सकते हैं। विद इन 15 डेज के आसपास आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि कॉपीज बहुत लिमिटेड छपवाते हैं हम। तो अगर चाहते हैं आप अपनी हैंड रिटन बुक को ऑर्डर करना, तो ऑर्डर आप लगा सकते हैं हमारे लिए, और हम आपकी प्रिंटिंग पर लगी हैं किताबें, मान के चलिए छप गई हैं, और जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे विद इन 15 डेज। तो जो लोग हैं वो ऑर्डर लगा सकते हैं अभी अपना, उनकी कॉपी जो है वो बुक कर दी जाएगी। दिस ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करता है? तो 36 वाले का जवाब होगा, बताएंगे कौन शो करता है? CHO। CHO तो नहीं शो करता है। विच ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 36 का रविंदर CN भी नहीं है। CN भी नहीं है। बना करके देख लो ना, प्लस आई इफेक्ट कैसे शो करेगा? ये भी नहीं है, ये तो पुलिंग है, ये विड्रॉइंग है। और आप CHO ग्रुप देखो तो CHO में H लगा है, तो ये भी देखो कितना अजीब से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। CN को चेक करो, CN भी नहीं है, CN भी विड्रॉ करता है। ठीक, CO को जब आप चेक करोगे तो अंदर सपोर्ट करेगा ये। दिलीप पांडे, मजा आया क्वेश्चन में? कुछ मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन किसी ऐप पर, देख लो खंगाल के यार। दिलीप, बहुत सारे भाई बहन पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, लेकिन क्वेश्चन का जो जलवा आपको मैं दे रहा हूं ना, ढूंढे नहीं मिलेगा, निश्चित नहीं मिलेगा, वादा है मेरा। विच वन विल हैव ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन? किसमें ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन? बहुत लोग चला रहे हैं, इलाहाबाद में बहुत धुरंधर हैं, जानते हैं सबको, एक एक के नाम जानता हूँ, एक एक का काम जानता हूँ, कौन पीजीटी देने जाता है उनमें से उन्हें भी जानता हूँ, आज तक ना निकाल पाए हैं। विच वन ऑफ द विल हैव द ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन? किसमें ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रहता है? 37। ऑड नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, ऑड नंबर। सी बिल्कुल, मिथाइल रेडिकल, बिल्कुल 100% राइट। द नंबर ऑफ द चेन आइसोमर ऑफ द ऑक्टेन आर? इसमें चेन आइसोमर ऑक्टेन के कितने बनते हैं आपको मैंने बताया था, 38 वाले का फार्मूला भी मैंने बताया था, आपको याद होगा।
C8H18 हो जाता है। जी बताइए, यहाँ पर 38 वाले का जवाब दीजिए। बी आएगा, 18 आएंगे ना, 18 आएंगे। जी बिल्कुल राइट, 18 आएंगे, सही है। चलिए ये बताइए 39, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 39 वाला। 39 का जवाब दीजिए, 39। दिलीप पांडे जी बिल्कुल सही है, फार्मूला लिख देता, व्हाट्सएप करूंगा अभी, पूरा फार्मूला पूरा पेज व्हाट्सएप कर दूंगा अभी। हाँ ठीक है, अभी पूरा पेज व्हाट्सएप कर देता हूँ, फिर क्लास खत्म हो जाना चाहिए, पूरा व्हाट्सएप कर दूंगा पेज, सभी का है उसमें कैलकुलेशन। ठीक है, of the possible conformation of the N-butane, the one which following angle rotation is most stable? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है बिल्कुल, मोस्ट स्टेबल 60 डिग्री ही होना चाहिए। 39 चेक करिएगा इसको, 60 डिग्री ही आएगा। ठीक है, 60 डिग्री ही आएगा, एंटी स्टैगर्ड। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, स्टार्टिंग विद CH3COO के कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड लिबरेट द फॉलोइंग ऑन द कैथोड। जी बताइए। बोलिए, 40 का बोलिए जल्दी से। फोर्टी का सी। चलिए 40 का हो गया सी। ठीक, हाइड्रोजन है, वेरी गुड, शाबाश। क्लीमेंसन रिडक्शन यूजेस, कहाँ यूज करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन को? हाँ ठीक है, नोट पे इथेन मिलेगा। क्लीमेंसन रिडक्शन को क्या यूज करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन में? जिंक, मरकरी और HCl को यूज करते हैं, बिल्कुल राइट, 100% राइट। व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट? व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट? PDBaSO4 या CaCO3 और लेड एसीटेट को, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड होगा या फिर एसिटल्डिहाइड होगा? 43 वाले का जवाब दीजिए, 43 वाले का जवाब दीजिए। फोर्टी फोर वाले का जवाब दीजिए, 44। द मोनोमर पूछा है, द मोनोमर पूछा है, जल्दी बताइए। जी यहां पर सी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, टेट्रा फ्लोरो इथीन होता है, बिल्कुल राइट। 45, द मोनोमर फॉर द पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनोन।
और साइक्लोहेक्सेनोन को जब हम लोग जो है द मोनोमर इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जी जी जी, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। नाइलॉन 6 होगा, क्योंकि वो जो कैप्रोलैक्टम बनता है ना, वो यही होता ही है। एक कार्बन कम कर दीजिए, कैप्रोलैक्टम जो बनता है वो यही होता है। ठीक है, बहुत सही, सुपर से भी ऊपर। द पॉलीमर यूज्ड इन द सेल बॉल ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की सेल बॉल में कौन सा पॉलीमर होता है जी बताइए। 46 वाले का जवाब दीजिए, 46 वाले का जवाब दीजिए हरिओम श्रीवास्तव जी। 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज आपकी आपके साथ में है, बहुत सुंदर। सेलुलोज, बहुत सुंदर, शाबाश। दिस कंटेन्स हाइड्रोकार्बन विद कार्बन इन द रेंज ऑफ C30 C40। 47 वाले का जवाब दीजिए, पैराफिन वैक्स होगा। अच्छा, पैराफिन वैक्स, अगर मैं आपसे कहूं, आपने जवाब दिया है एक पैराफिन वैक्स में, अगर मुझे याद है तो यहाँ पर कार्बन जो है वो लगभग 9 से लेकर के कार्बन 15 तक पैराफिन वैक्स में आ जाता है, मुझे ये याद है जी। तो C30 से C40 कहाँ जाएगा? 47 वाले में बताइए। दिलीप पांडे, यहां पर चूक हो रही है, 47 वाले पे मैं रुका हुआ हूं और आपसे गलती लग रहा है, हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप चेक जरूर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्लॉट पर रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कैरोसिन में ऑयल में भी कम होते हैं, कैरोसिन ऑयल में लगभग 10 के आसपास होंगे। इसमें 12 के आसपास होते हैं, एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा फिर बताइएगा। थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें, थोड़ा डाउट है कि 30 से 40 जो है यहाँ पर लगभग 16 के आसपास होते हैं, 12 के आसपास होगा। यहाँ पर पेट्रोल में वही 5-6 के आसपास रहता है, गैसोलीन वैसोलीन में। ठीक है, तो इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को चेक करिएगा, इसे कंफर्म करिएगा इसे। ठीक है मनीष, कंफर्म करिएगा इसे, करेंगे ना कंफर्म? कुछ किताबें से कार्बन 20 से 40 भी बोलती हैं पैराफिन वैक्स को, जो आप बोल रहे हो, लेकिन मैक्सिमम 20 में मानता हूं इसको। फिलहाल मुझे यहाँ पर बिटुमिन लग रहा है कि कार्बन 40 बिटुमिन मुझे लग रहा है, फिलहाल आप एक बार चेक जरूर करिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ 30 to 40 है और यहाँ मैक्सिमम 30 हो सकता है, बस ये थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो ये डाउट आप मिटा लीजिएगा, जरा बताइएगा मुझे भी, चेक करके बताइएगा। ठीक है भाई रविंद्र, बताएंगे आप चेक करके? ठीक है, सबके नाम लिख लीजिए, चेक करिएगा इसे, मैं इसे फोटो भेज दूं आपको, फोटो भेज दूं आपको, इसकी फोटो भेज देता हूं आपको, रुक जाइए, इसकी फोटो भेज देता हूं, इसे चेक करके बताइएगा। एक मिनट का समय दो, फोटो डाल देता हूं।
चलिए नेक्स्ट में आ जाइएगा। बर्जियस प्रोसेस कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू गैसोलीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। बर्जियस 48 वाले को बताएंगे। 48 सिंथेटिक पेट्रोल बोलते हैं, सिंथेटिक पेट्रोल बोला जाता है बर्जियस प्रोसेस में। तो 48 वाले का जवाब क्या आना चाहिए? कोल और हाइड्रोजन आना चाहिए, कोल हाइड्रोजन आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अलग हटके थे आज, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिशियल जरूर महसूस होंगे। जी बताइए। अमोनोलिसिस ऑफ आरएक्स, आरएक्स का अगर अमोनोलिसिस करोगे तो सिंपल ही एमीन बनता है, सिंपल एमीन बनता है। और अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या बनेगा यहां पर बताएंगे। विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग 50 का बताइए। 50 तो यहां पर एक तो फॉर्मिक एसिड एक मिथाइल एमीन बनता है, मिथाइल एमीन कहीं ऑप्शन है नहीं, तो हम फॉर्मिक एसिड को फॉलो करेंगे। एक तो मिथाइल एमीन बनेगा और एक फॉर्मिक एसिड बनता है, मिथाइल एमीन है नहीं तो हम फॉर्मिक एसिड को फॉलो करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन। एमाइड नहीं बनता है, एमाइड नहीं बनता है, यही बात है मनीष यादव, मर्दन सिंह जी। यहां पर ये ध्यान देना पड़ेगा हमें कि यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको, रिएक्शन में कंप्लीट लिखे देता हूं आपको। एक बनता है यहाँ CH3NH2 बनता है, और साथ में बनता है HCOOH बनता है। ये हाइड्रोलिसिस है ना, H पॉजिटिव का मतलब इसमें वाटर जुड़ता है। तो क्वेश्चंस कैसे लगे हमें जरूर बताइए। और हमें आज ये क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं ये वास्तव में बहुत ही सुपर क्वेश्चन थे, और रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू टुमारो, क्योंकि आप थक चुके हैं। मैं जान रहा हूं कि आपकी कैपेसिटी जवाब दे चुकी है, और जाने कितने लोग तो ग्रुप क्लास छोड़ करके चले गए, बोले यार लग रहा है सर बेइज्जती कर रहे हैं। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको। पीजीटी की तैयारी करने के लिए हिम्मत चाहिए, और पीजीटी वही निकालेंगे जो मेरे दर्द को झेल जाएंगे। ये बात आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट।